हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू आवर चैनल जनित गुरु। मैं हूं आपका मेंटोर आशुतोष मिश्रा और आज आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है यूरिन फॉर्मेशन और डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इस वीडियो में हम पहले डायग्राम सीखेंगे नेफ्रॉन का, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। ठीक। हाँ, सबसे पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना सीखेंगे हम। नेफ्रॉन देखिए कैसे बनता है। पहले तो आपको एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, हम्म उसके बाद आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे। ये बन गया। फिर आपको एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे। और फिर ऐसे। ठीक है, और लास्ट में आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ऐसा दिखता है आपका नेफ्रॉन। अब इसकी लेवलिंग करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम लोग बॉमेन कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, बॉमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बॉमेन कैप्सूल के पास में है। तो याद रखिएगा, बायोलॉजी में जो पास में होता है उसके लिए वर्ड हम प्रॉक्सिमल यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? प्रॉक्सिमल। जो किसी के पास हो तो उसके लिए प्रॉक्सिमल यूज करते हैं, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल। ठीक है, ट्यूब देख लीजिए मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, है ना। इसमें आपको मतलब कि वो देखने को मिल रहा है, मतलब कि एंगल देखने को मिल रहा है, टिल्ट देखने को मिल रहा है ना। तो कभी भी ऐसे मुड़े हुए स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्व्यूलेटेड। क्या यूज करते हैं? कॉन्व्यूलेटेड। पास में है इसलिए प्रॉक्सिमल, और मुड़ा हुआ है इसलिए हम कॉन्व्यूलेटेड बोलेंगे इसको। और ट्यूब है तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। ठीक है, दैट्स अ ये। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, शॉर्ट में इसको हम पीसीटी बोलते हैं, पीसीटी, पीसीटी। ठीक है, फिर से देखिए। ऊपर कप जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेन कैप्सूल के नीचे एक मुड़ा हुआ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर मिलेगा। बॉमेन कैप्सूल के पास में है इसीलिए हम उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ध्यान से देखिए, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्क क्या है? ये पास में है और ये दूर है। दूर के लिए हम डिस्टल वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिस्टल। ये पास में है इसलिए हम इसके लिए प्रॉक्सिमल यूज कर रहे हैं, और जो दूर होगा उसके लिए हम डिस्टल वर्ड यूज करेंगे। तो बिल्कुल डिट्टो नाम हो जाएगा इसका भी, दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये जो यू शेप आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यू शेप, इसको हम बोलते हैं हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। दोनों बात सेम है, हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं। इसको हम क्या बोलेंगे? हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, या फिर लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दोनों बात सही है। फिर से देखिए क्या क्या है। बॉमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, देन हेनलेज लूप या फिर लूप ऑफ हेनले, और बिल्कुल इसकी तरह दिख रहा है ये, दैट इज अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर। किससे दूर है? बॉमेन कैप्सूल से। इतना याद हो गया है ना, इतना समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है। हाँ,
किसी किसी बुक में, आप लोग के बुक में तो नहीं, जब आप 11th में जाएंगे तो एक यूनिट आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी करके, उसमें भी ये दे रखा है। तो उसमें ना ये इधर वाले को जो ये लूप ऑफ हेनले, ये जो है रूल लूप ऑफ हेनले है, इसको उसने बोला है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और इधर वाले को बोला है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन ऐसे होता है, ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। हाँ, नेफ्रॉन जो है, एक बात बताना भूल गया, नेफ्रॉन जो है यही यूरिन यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेसिकली। क्लियर हो गया ये? फिर से देख लीजिए एक बार। कप जैसा स्ट्रक्चर, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के पास में एक उसके मुड़ा हुआ ट्यूब होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब पास में, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब मुड़ा हुआ, और ट्यूब तो है ही, दैट इज अ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल से जो दूर मुड़ा हुआ जो ट्यूब होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब दूर, डी से दूर, पी से पास, पी से पास, पी से प्रोक्सिमल, डी से दूर, डी से डिस्टल, ऐसे याद रखना है। तो फिर से एक बार, बॉमन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या फिर हेनलेज लूप, देन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको बोलते हैं, ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम? कलेक्टिंग डक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, बोली समझ आ गया ये? अच्छा, अब क्या होता है, अब क्या होता है, इनके पास आता है ब्लड वेसल, इनके पास आता है ब्लड वेसल, ऐसे ब्लड वेसल आएगा, ऐसे अपने आप को यहाँ पे जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और यहाँ से ब्लड वेसल निकल जाएगा, और यहीं से ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये ब्लड लेके आ रहा है इसके पास, ठीक, और ये ब्लड लेके जा रहा है, ये ब्लड लेके आ रहा है और ये ब्लड लेके जा रहा है। जो ब्लड लेके आएगा नेफ्रॉन के पास उसको हम बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या बोलेंगे इसको हम? एफरेंट आर्टियोल। आर्टियोल का मतलब समझते हैं आप लोग? आर्ट्रियोल का मतलब समझते हैं? आर्टियोल क्या होता है? जब देखिए, आपको पता होना चाहिए, आर्ट्रियोल होता है, फिर आर्टरी होती है, फिर उसका एरोटा होता है। जैसा आपने कभी देखा होगा, जैसे कि ये घर में नालियां होती हैं, नाली के बाद एक नाला आता है, नाला के बाद नहर आ जाता है ना, उसी प्रकार से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है, जो आर्टरी होती है, उसका जो छोटा वर्जन है उसको हम आर्ट्रियोल बोलते हैं। जब बहुत सारे आर्ट्रियोल मिले होंगे तो आर्टरी बन गया होगा, जब बहुत सारे आर्टरी मिली होंगी तो एरोटा बन गया होगा, है ना, वही है। तो एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो लेके जाएगा दैट इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल का जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसे हम? ग्लोमेरुलस। ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल है, अगर इसने ऐसे इसी के ऊपर लूप ऑफ हेनले के ऊपर जाल जैसे ऐसे बना लिया, अपने आप को कवर कर लिया लूप ऑफ हेनले के ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसे हम? वासा रेक्टा। ठीक है, ये है आपका डायग्राम नेफ्रॉन का, ऐसा दिखता है नेफ्रॉन एग्जैक्ट में। ठीक है, अब क्या होता है कि आप यूरिन कैसे बनाता है, ध्यान से देखिए। क्या होगा, जो एफरेंट आर्टरियोल है ब्लड लेके आएगा, ग्लोमेरुलस में क्या होगा, सारा ब्लड जाके फिल्टर हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड आ जाएगा इसके अंदर, ये बोमन कैप्सूल के अंदर ब्लड आया, पहला स्टेप हो गया यूरिन फॉर्मेशन का। पहला स्टेप क्या है? डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप डेट इज और फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हो गया, किसका? ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया। अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड क्या करता है, प्रोटीन को छोड़ के जितने कंटेंट है उन सबको फिल्टर कर देता है, यानी उन सबको अलाउ कर देता है यूरिन बनाने के लिए, उन सबको अलाउ कर देता है यूरिन बनाने के लिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम एक चीज होती है कि जितना भी सॉल्ट है, वाटर है, वो सारा एकदम से चला जाएगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करता है, ये नेफ्रॉन ही क्या करता है, ब्लड को दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाता है। यानी कि जो ब्लड वेसल से फिल्टर होके इसके नेफ्रॉन के अंदर आ गया, वो दोबारा नेफ्रॉन से ब्लड में जाने लगेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अगर मान लीजिए रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, अगर ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो हमारा जो पर डे जो यूरिन बनता है, पर डे हमारा यूरिन बनता ज्यादा ज्यादा 3 से 4 लीटर यूरिन बनता है हम लोग का बॉडी में। हम लोग मतलब यूरिनेशन के लिए 3 से 4 लीटर यूरिन पास करते हैं। लेकिन अगर ये ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो हम रोज 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं।
सोच लीजिए 180 लीटर आप पानी भी नहीं पीते, उतना हम यूरिन प्रोड्यूस कर देते हैं। एक नॉर्मल इंसान दिन भर में 5 से 7 लीटर पानी पीता होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं। अब सोच लीजिए 180 लीटर इसको यूरिन पास करना पड़ जाए तो पानी कितना पिएगा वो, ठीक है। तो ये होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का सिग्निफिकेंस। तो पहला स्टेप क्या था, ब्लड फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो ब्लड है वो इस ट्यूब से कहाँ चली जाएगी, फिर से ब्लड वेसल में। ये जो वासा रेक्टा जो बन रहा है इसका काम ही यही है एग्जैक्टली। द नेक्स्ट स्टेप इज योर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, पहले ब्लड फिल्टर हुआ, फिर ब्लड को फिर दोबारा लिया गया। कभी कभी क्या होता है कि जब लेते टाइम ना ये लोग भूल जाते हैं कि किसी चीज़ को नहीं लाना था। मान लीजिए कुछ खराब चीज़ है, उसको भी रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर इनको याद आता है अरे यार इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको फिर वापस कर दो। फिर क्या करेंगे, जो कुछ आया, जो बाकी जो वेस्ट बचा उसको दोबारा ट्यूब के अंदर डाल देंगे। दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन, दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके यूरिन फॉर्मेशन में। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग है ये, इसमें याद रखिएगा। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, एक पहला है ब्लड फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे बॉमन कैप्सूल में, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में, और ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होता है, डीसीटी में। मोटा मोटा याद रखिएगा, वैसे एग्जैक्टली आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, ट्यूबुलर, पहला ब्लड फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको नेफ्रॉन का डायग्राम याद होना चाहिए। नेफ्रॉन के डायग्राम में हमने क्या क्या देख लिया, याद रखिएगा। पहले हमने देखा बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल में क्या होता है, ब्लड वेसल ब्लड लेके आता है, जिसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। वो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस से फिर ब्लड वेसल वापस चला जाता है, दैट इज द इफरेंट आर्ट्रियोल। नीचे ब्लड फिल्टर होकर आता है कहाँ पे, पीसीटी में। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है नीचे हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। फिर उसके बाद वो सारा यूरिन कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करता है बहुत सारे नेफ्रॉन से, और फिर उसके बाद बाहर किडनी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था आपका नेफ्रॉन का डायग्राम, और प्लस इसमें हमने क्या देखा, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।